नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ मुंजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय के कब्जे को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा सहित कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे रामनगर। यशपाल आर्य के आरोपों पर डॉक्टर अनिल डब्बू का पलटवार, कहा बेबुनियाद और बौखलाहट का प्रतीक। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद पर कार्यालय स्वामी एवं नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी नीरज अग्रवाल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्द्वानी में पूर्णिमा पर अंबेडकर युवा संगठन ने आयोजित की विचार गोष्ठी, सामाजिक एकता और प्रेम का दिया संदेश। रामनगर कांग्रेस कार्यालय विवाद ने पकड़ा तूल, आधी रात लाठीचार्ज, ब्लॉक प्रमुख सहित कई घायल, कांग्रेस ने लगाए गंभीर आरोप। रामनगर में कोसी नदी में डूबकर हुई एक युवक की दर्दनाक मौत। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में पार्वती कॉन्वेंट धौलछीना का शानदार प्रदर्शन। जनपद में सुरक्षा व्यवस्था के लिए डीएम की सुरक्षा एजेंसियों संग विशेष बैठक। अब खबरें विस्तार से। रामनगर में सोमवार की सुबह कांग्रेस कार्यालय पर कब्जे को लेकर हुआ विवाद अब बढ़ता जा रहा है। विवाद के बाद नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, विधायक हल्द्वानी सुमित हरदेश, विधायक जसपुर आदेश चौहान सहित कांग्रेस के कई दिग्गज नेता रामनगर पहुंच गए और पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। देखिए, रामनगर का माहौल को, यहाँ की फिजा को बिगाड़ने की साजिश है और जिस तरह से आज दिन में खुलेआम कांग्रेस कार्यालय में जो 2016 से संचालित है, उस पर कुछ लोग आकर ताला तोड़ते हैं, कार्यालय में प्रवेश करते हैं। जब जानकारी हमें मिलती है कांग्रेस के नेताओं को, हमारे सम्मानित रंजीत रावत जी को और साथियों को, तो यहाँ आते हैं, उसमें हम बाहर से ताला लगा देते हैं। हमारी प्रॉपर्टी है, लेकिन पुलिस प्रशासन हमारे कार्यकर्ताओं को लाठीचार्ज करता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। हमारी मांग है कि वो लोग कौन हैं जिन्होंने इतना बड़ा दुस्साहस किया, खुलेआम इस बाजार में, बीच बाजार में कांग्रेस कार्यालय में घुसपैठ कर की और अंदर अभी मौजूद हैं। क्या उनका सत्यापन पुलिस को नहीं करना चाहिए? क्या उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उनको बाहर लाना नहीं चाहिए? आखिरकार पुलिस प्रशासन इतना कमज़ोर क्यों है? ये किसके इशारे पर हो रहा है? कौन लोग हैं? वो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, इसलिए वो सामने आने को तैयार नहीं है। पुलिस उन चेहरों को सामने लाना नहीं चाहती है। ये प्रश्न है। हम प्रशासन से भी कर रहे हैं कि भाई उन्हें आप बाहर लाइए, उनके चेहरे कौन है, कहाँ से आए हैं। क्या अगर कोई दिन दहाड़े किसी घर में, किसी कार्यालय में कुछ लोग घुस जाते हैं, क्या प्रशासन इस तरह से खामोश रहेगा? क्या कोई कार्रवाई नहीं करेगा? ये इंतहा है। ये अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं और हमारे कांग्रेस कार्यालय में जबरन कब्जा करना चाहते हैं और ये कदापि हम ऐसा नहीं होने देंगे। ये प्रॉपर्टी कांग्रेस के कब्जे में है। कांग्रेस का दफ्तर चलता था और हमारा ताला लगा हुआ था, जिसको पुलिस के लोगों ने तोड़ा अपराधियों की मदद से। और अंदर जिन लोगों को डाला गया वो किस स्टेट के हैं, किस राज्य के रहने वाले हैं, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। ये हमारे लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारा सामान अंदर पड़ा है, हमारे कागजात अंदर हैं। हो सकता है कोई अप्रिय घटना घट जाए, कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए पूरी तरीके से बीजेपी की सरकार, यहाँ का प्रशासन, पुलिस पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जो हमारे कार्यकर्ता विरोध कर रहे थे अंदर अपराधियों के जाने का, उन लोगों को, अपराधियों को ना पकड़ते हुए हमारे कार्यकर्ताओं को ले जाके थाने में बैठा रखा है। और पुलिस का कप्तान से लेके पुलिस का दरोगा, जो यहाँ का थाना अध्यक्ष है, वो इसके लिए जिम्मेदार है। कोई अप्रिय घटना घटेगी तो पुलिस और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा। और मुझे ये लगता है क्योंकि सीज फायर की वजह से भारतीय जनता पार्टी लगातार गाली खा रही है। लोग इंदिरा गांधी जिंदाबाद कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सीज फायर करके इन्होंने गलत किया। फौज के जो शौर्य है उसको धक्का देने का काम किया है और लोग मोदी की बुराई कर रहे हैं, उसको दबाने के लिए, ताकि मीडिया में, सोशल मीडिया में ज़्यादा प्रचारित ये चीज़ें ना हो, इस ओर को लोगों का ध्यान चले जाए, इस नियत से ये घटना की है। और बीजेपी का रिकॉर्ड है, किसी भी चीज़ में वो जब गाली खाना शुरू करते हैं तो फट से दूसरी घटना
घटित करवा देते हैं, जिससे पहली घटना से ध्यान हट जाता है। उसी का ये मुझे पार्ट लगता है। लेकिन कांग्रेस के दफ्तर के अंदर अपराधियों को पुलिस ने अपनी देखरेख में डलवाया है और जो कांग्रेस का ताला था उसको तोड़ने का काम किया। इसलिए मैं, हमारे CLP साहब, डिप्टी CLP और हमारे विधायकगण यहाँ बैठे हैं। हम पूरी ताकत से पुलिस और प्रशासन का विरोध करेंगे। नहीं, देखिए, बाहर का माफिया प्रवृत्ति का और जो कुख्यात क्रिमिनल है उस प्रवृत्ति का व्यक्ति आके उत्तराखंड में कांग्रेस का दफ्तर छोड़िए, कोई आम दफ्तर भी हो, ऐसी घुस के वहाँ पे उसको कब्जे में ले लेगा। और ये पुलिस प्रशासन ऐसे बाहर लगा हुआ है जैसे यहाँ जितने सब कांग्रेस पार्टी के लोग जो हर विषय में जनता के दर्द को उठाते, आवाज़ उठाते, लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल करने में सबसे बड़े हम लोग सहयोग देते हैं। और हमारे दफ्तर पर अगर बाहर का कुख्यात क्रिमिनल आके, माफिया आके गाली गलौच हमारे लोग के साथ करके, जान से मार देने की धमकी देकर अंदर काबिज हो जाता है और मूक दर्शक बन के पुलिस और प्रशासन यहाँ बैठेगा, उल्टी नसीहत हमें समझाई जा रही है कि शांति व्यवस्था आप बहाल करके रखिए। तो कांग्रेस पार्टी के हम लोग हैं, जाबाज सिपाही हैं सारे, हम लोग कोई चूड़ियाँ पहन के नहीं बैठे हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं, अंदर पूरे प्रदेश में सत्यापन चल रहा है। उत्तराखंड पुलिस सत्यापन कर रही है पूरे प्रदेश में। अंदर जो कुख्यात क्रिमिनल हैं उनका कौन सत्यापन करेगा? कौन से हथियार लेके, कौन सा असला लेके वो अंदर बैठे हैं और किसने ये सब करा है? कौन इसके पीछे है? आखिरकार 2016 से दफ्तर है ये, आज या कल का दफ्तर तो है नहीं। कोई लीगल नोटिस हमें दिखाइए, कोई एविक्शन का नोटिस हमें दिखाइए, कोई कोर्ट का नोटिस हमें दिखाइए, कोर्ट का जजमेंट हमें दिखाइए। कुछ भी दिखाने में असफल हैं। तहरीर भी हमारी 4 घंटे बाद स्वीकार करती है पुलिस। तो साफ है, एक तरफा ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं और ये जो क्रिमिनल एलिमेंट है, माफिया है, इसके साथ इस समय पुलिस रामनगर शहर की खड़ी है। बड़े दुर्भाग्य का विषय। नहीं, हमें जैसे पता चला कि कोई अज्ञात लोग हमारे कार्यालय के अंदर घुसकर उन्होंने अंदर से कार्यालय बंद कर दिया। 2016 से कांग्रेस का कार्यालय विधिवत यहाँ चल रहा। हमारे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता, हमारे रंजीत भाई वहाँ पहुँचे, उन्होंने उनके साथ अभद्रता है कि अंदर से फ़ोन पर गालीबाजी उन्हें बकी है। लेकिन मेरा पुलिस से कहना है कि आप उनको बाहर निकालने की बजाय कांग्रेस क्यों घेर रहे हैं? वो कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं? आप उनको नहीं निकाल के उनको चेक कर रहे हैं भाई कि वो हमलावर हैं। उनका मकसद क्या है यहाँ आना? रामनगर में उनका मकसद उपद्रव करना था या अराजक तत्व है? क्या उनका उद्देश्य है? उनको निकालने के लिए मैं कोतवाल से, उनके जो SSP, उनसे यही बात हमने कही है और 2 घंटे में ये कही हो गया। लेकिन उस कार्यालय के अंदर से निकालने को वो तैयार नहीं है। मैंने उनसे पूछा भाई आप बता दो फिर अंदर कौन है, तो ये भी बताने को तैयार नहीं है कौन है। तो मेरा कहने मतलब कि भाई तुमने या तो तुम्हारी मिली भगत है या फिर किसी बड़े आदमी का हाथ है, या तुम सब कुछ जानते हो या जान का अनजान बन रहे हो। तो मेरा कहने का उद्देश्य है कि भाई तुम पूरी जांच करो, उन लोगों को बाहर निकालो और उनका उद्देश्य क्या था। भाई हो सकता है हमारे किसी नेता पे हमला करने का उद्देश्य था या हमारे कार्यालय को ध्वस्त करने का हमारा उसका उद्देश्य है। उनको बाहर तो निकाल के बात करो, लेकिन पुलिस इसको सुनने को तैयार नहीं है। तो इससे जाहिर होता है कि किसी बड़े अधिकारी का या किसी बड़े नेता का उन पर हाथ है। लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि रामपुर UP के लोग आकर यहाँ अराजकता फैलाएं। यह शांतिप्रिय क्षेत्र है, हम ये कांग्रेस के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू और महिला उद्यमिता विकास के अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा लगाए गए प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और बौखलाहट का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि यदि यशपाल आर्य के पास भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण है तो वे तुरंत मुख्यमंत्री को अवगत कराएं, सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई करेगी। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। सलाखें हैं, काम करने की स्थिति नहीं है। अब मैं तो निवेदन करना, देखिए विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं है उनके पास। मैंने पहले ही बोला खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम जनता, सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। हमारे सरकार की विचारधारा के लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। तो आप समझ सकते हैं ना कि इतनी ईमानदारी, निष्ठावान तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं।
कोई भी दिक्कत आती है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी एविडेंस नहीं है। पूरी तरह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। और उसके बाद देखिए सामान्य नागरिक संहिता कानून बना, आपने देखा वास्तव में भारत को, जो हमारा उत्तराखंड है भारत के मानचित्र में अलग से स्थान रखता है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी, हम जनता के सेवक के रूप में कार्य करें। हमसे बताइए। क्या नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए और बड़ा हमको हास्यास्पद आरोप लगे, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि रामनगर में उनके पूर्व विधायक ने एक ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, सरकार ने छुड़वा दिया। और पूरे प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी जगह कोई स्थान नहीं है। 150 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर नेता हैं। कोई उनके पास संज्ञान में विषय है तो इस प्रकार मीडिया में जाने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। और अगर वो कहीं भू माफिया जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं उनके दबाव में बयान दे रहे हैं, तो मेरी उनको बड़े भाई के छोटे भाई के नाते सलाह है कि वो सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रदेश में बड़े बड़े जो अभी रेणु जी ने काम गिनाए कि मानस खंड बन रहा है, मानस माला खंड बन रहा है, इतने बड़े 4 धाम यात्रा चल रही है, और इस प्रदेश को जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेकर धामी जी आगे बढ़े, उसमें सकारात्मक सहयोग देंगे तो जनता उनको स्वीकार करेगी। और अगर खाली अपनी छोटी वाहवाही के लिए अगर इस पर बयान देंगे, उनका ही सम्मान कम होता है। रामनगर में कांग्रेस कार्यालय पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद पर कार्यालय स्वामी एवं नगर के प्रतिष्ठित व्यापारी नीरज अग्रवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कांग्रेस के पूर्व विधायक द्वारा गुंडागर्दी दिखाकर उनका उत्पीड़न करने के साथ ही उनकी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बातचीत तो हुई। आप, मुझे लगता है आप रामनगर के रहने वाले हो और इस रामनगर क्षेत्र को आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, क्योंकि बचपन से मैं आपको जानता हूँ। तो क्या आपको ये लगता है कि वो कांग्रेस कार्यालय है? क्या कोई आधिकारिक तरीके से वहाँ कार्यालय खोला जा सकता है? वो सारे लोग जानते हैं, अब मैं आपके, कि वो हमेशा से हमारा रहा है, हमारी एक पैतृक संपत्ति है, हमारे परिवार की संपत्ति है। अब उस पर कोई ये चाहे कि हम अपना जबरदस्त तरीके से अपना अधिकार बना लें, तो मैं किस तरीके से करूँ बताओ अपने को? कल को तो वो मेरे घरों में घुस जाएंगे। फिर उसकी चाबी हमेशा से मेरे पास रहती थी, पहले भी मैंने आपको बताया था कि उसकी चाबी मेरे पास रहती थी, आज भी मेरे पास है, तो उसमें ताला तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हाँ, उन लोगों ने ताला तोड़ने की ज़रूर कोशिश करी है, जिसकी वजह से मैंने उनकी FIR कराई, मैंने पुलिस को तहरीर दी और पुलिस वहाँ पहुँची। अगला कदम क्या मांग है आपकी? मेरी मांग क्या है? मेरे को तो मेरा अधिकार चाहिए, बस मुझे निर्बाध तरीके से वहाँ काम करने दिया जाए। मेरी अपनी जगह है, जहाँ सक्षम अधिकारी होगा वहाँ बैठा होगा, मैं उसको अपने कागज़ दिखाने के लिए तैयार हूँ। आपने फिरौती की बात कही है। हाँ। कि कौन फिरौती मांग रहा है, कितने की फिरौती आपसे मांगी जा रही है? मैंने आपको पहले भी बताया, अभी रंजीत रावत जो है, उनके गुंडे मेरे से फिरौती मांग रहे हैं। रंजीत रावत मेरे से फिरौती मांग रहा है। मैं तो इसको फिरौती इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि कोई किस वजह से मुझसे पैसा मांगा जा रहा है, कोई बताए तो सही। कितने मांग रहे हैं? 3 करोड़ रुपए। आगे अब आपने सुरक्षा की मांग की है। मैंने मुख्यमंत्री जी से भी सुरक्षा की मांग की है। मैं प्रशासन से भी कह रहा हूँ कि मुझे सुरक्षा दी जाए, नहीं तो मेरा तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। मैं यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने में मुझे ये लग रहा था, मेरे घर में ये बच्चे लोग कह रहे थे कि पापा आप इस तरीके से जा रहे हो, आपको डर नहीं है? लेकिन ठीक है, व्यापारी वर्ग मेरे साथ है, सारे लोग मेरे साथ आज इसीलिए खड़े हुए हैं क्योंकि इनको मालूम है कि मैं सही हूँ। कांग्रेस को मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले रंजीत रावत से वो ये कागज़ पूछें कि उनका ये कार्यालय बना कैसे, किस अधिकार के तहत वो इसको कार्यालय बोलते हैं। तो जब उनको ये असलियत पता लगी, शायद वो खुद ही नहीं आएंगे, क्योंकि वो सारे लोग जिम्मेदार हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं तो वो क्या एक व्यापारी वर्ग को इस तरीके से करेंगे परेशान? तो उन्हें तो तुरंत यहाँ से चला जाना चाहिए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय? कल से जाए मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। हल्द्वानी में अंबेडकर युवा संगठन की ओर से बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन कुमाऊं शिल्पकार सेवा संस्थान राजेंद्र नगर वार्ड नंबर 12 गली संख्या 1 हल्द्वानी में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समानता, प्रेम और संगठन की भावना को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम के संयोजक और संगठन के अध्यक्ष विनोद कुमार पिन्नू ने इस आयोजन को सामाजिक एकता का प्रतीक बताया और कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज के सभी वर्गों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाता है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
एक्टिविटीज़ और आज सबसे पहले तो जो बौद्ध धर्मावलंबी हैं, बुद्ध पूर्णिमा के रूप में आज पूरे देश में, दुनिया में आज बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है। उसके लिए सारे उनके धर्मावलंबियों को, जो बुद्ध का को मानते हैं, उन सबको दिल से हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं। बुद्ध आज के समय में एक ऐसा प्रेरणा का स्रोत है जिसमें शांति, अहिंसा का संदेश बुद्ध द्वारा दिया जाता है। और ऐसा व्यक्ति जिसने राज परिवार में जन्म लिया, लेकिन इस समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए उन्होंने समाज से में ज्ञान प्राप्त करने और पूरे देश दुनिया में शांति, अहिंसा का संदेश देते हुए बुद्ध धर्म की स्थापना करी। आज के इस अवसर पर हम सबको बिल्कुल, पहले तो मैं सबसे पहले सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ और मंगल कामनाएं कहूँगी, क्योंकि बुद्ध ज्ञान का प्रतीक है, बुद्ध प्रकृति के प्रतीक हैं। बुद्ध के शब्द हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्ध कहते हैं कि ज्ञान की शरण में जाइए। बुद्ध क्या है? बुद्ध ज्ञान है। बुद्ध कहते हैं धम्म की शरण में जाओ। धम्म क्या है? हाँ, तो मैं पहले बुद्ध की बात करूँगी, क्योंकि बुद्ध जयंती है और हमें पहले बुद्ध का संदेश घर घर तक पहुँचाना है। तो कहते हैं धम्म की शरण में जाओ, तो नियमों की संग चलिए आप। मैत्री है, शील है, करुणा है, इसके संग चलिए। और संघ, ऐसा संघ जो युवा संगठन ने बनाया। मैं आप अम्बेडकर युवा संगठन एक ऐसा संघ जो बुद्ध चाहते हैं, जो बुद्ध की कल्पना है, जो बुद्ध के ज्ञान में है। तो ये जो अम्बेडकर युवा संगठन बना है, और सबसे बड़ी बात है कि युवा संगठन के आगे अम्बेडकर शब्द जुड़ा है। अम्बेडकर क्या है? एक शान है, एक सम्मान है। उत्तराखंड की सियासत में सोमवार को एक बड़ा भूचाल आया, जब नैनीताल जनपद के रामनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय को लेकर विवाद ने अचानक उग्र रूप ले लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कार्यालय पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की गई और शांतिपूर्ण विरोध कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आधी रात को पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यालय के बाहर शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। पुलिस प्रशासन से जो जबरदस्ती कांग्रेस कार्यालय पर कब्जा किया गया, उसके विरोध में बैठे हुए सभी लोग शांतिपूर्वक बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए थे। पर जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया, निश्चित तौर पर यही लगा कि सुनियोजित तरीके से धरने को छितर-बितर करने के लिए, लोगों को वहाँ से भगाने के लिए जानबूझ करके किया गया। बिना देखे, बिना लोगों पर जो शांतिपूर्वक वहाँ खड़े थे, उन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया बेवजह, केवल और केवल इस मकसद से कि धरने में जो लोग बैठे हुए हैं उन लोगों को वहाँ से भगाया जा सके। मैं भी शांतिपूर्वक वहाँ खड़ा हुआ था और किसी दूसरे व्यक्ति ने, जो कि हम लोगों में से नहीं था, उसने वहाँ एक कार पार्क कर रखी थी, उसको हटाने की वजह से कुछ बहस हुई उन लोगों में, और उस मौके को देखकर पुलिस ने सब पे लाठीचार्ज कर दिया बेवजह। और में मुझे भी लगी और साथियों को भी बहुत चोट आई है। देशबंधु रावत जी को बहुत सारी चोटें आई हैं, उनका हाथ में शायद फ्रैक्चर भी है, और ऐसे और लोगों को भी चोटें आई हैं। और मित्र पुलिस ने जो मित्रता का संदेश दिया है, उससे स्पष्ट होता है कि उत्तराखंड मित्र पुलिस केवल एक स्लोगन है, और असल में गुंडों की तरह प्लानिंग करके हम लोगों के ऊपर इस तरीके से लाठी। हम लोग जो है कांग्रेस कार्यालय के जहाँ पर धरना प्रदर्शन वहाँ पर खड़े थे, इतने में एक कार आके रुकी और कार को जो है, कार सड़क पे थी, तो मेरा ये था कि ये जाम ना लगे, तो मैं जो है कार वाले से ही कहने गया था कि आप पार्किंग में खड़ी करो। मैं जैसे ही कहने जा रहा था, इतने में जो है कोतवाल अरुण सैनी और एसआई अनीस अहमद, दो लोगों ने मेरे ऊपर भयंकर लाठीचार्ज किया और कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहां उन्होंने मुझे लाठी से नहीं मारा। हम लोग शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका ये कृत्य जो है स्वीकार नहीं है, और जो है जो जिस भी आधार पे वो ये कार्रवाई करी है उन्होंने, ये सही नहीं है और भविष्य में जनता के हित में भी नहीं है मेरे हिसाब से। देखिए, लगातार बीजेपी ऐसे उदाहरण पेश करे जिससे आगे का माहौल खराब हो। महिला अपराध और इत्यादि तो आप लोग दिखाते रहते हो। ये नया प्रकरण है कि कांग्रेस के दफ्तर पे
कब्जा कराया गया, पुलिस की देखरेख में कब्जा हुआ और उत्तराखंड के लोग तो लाठियां खा रहे हैं। अभी सल्ट के प्रमुख जी विक्रम रावत जी को काफी चोट आई है, एक हमारे साथी का सिर फटा है, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा गंभीर चोटें हैं जो पुलिस ने अभी लाठीचार्ज किया है और बिना किसी आदेश के लाठीचार्ज हुआ है और ये सोची समझी रणनीति के तहत हुआ है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये परंपरा डाली जा रही है कि यूपी से गुंडे बुला के अपराधियों को बुलाकर प्रॉपर्टीज में कब्जे कराए जा रहे हैं। और हालत यह, मैं समझ रहा था, मैंने पहले भी कहा, यहाँ आपको कोई महिला नहीं दिख रही होगी। 5-5:30 बजे के बाद हमारी जितनी भी कार्यकर्ता थी वो अपने घर चले गई हैं, लेकिन पहरेदारी में किसको लगाया? देखिए 2 बहनें खड़ी हैं। तो ये पुलिस के कप्तान की और पुलिस की नीयत को साफ जाहिर करता है। जहाँ महिला है ही नहीं वहाँ रक्षा में जो है महिला कांस्टेबल्स को खड़ा किया गया है एक सोची समझी रणनीति के तहत, और ये दर्शाता है कि किस तरीके से आपराधिक इस्तेमाल प्रशासन पुलिस का कर रहा है। सिविल का केस है, इसमें पुलिस का कोई लेना देना नहीं है। और जिस तरीके से लाठीचार्ज किया, भाई जिसकी गाड़ी खड़ी थी उसको पकड़ के ले जाते, या 2 ही लोग तो होंगे गाड़ी में, लेकिन जिस तरीके से पूरे कार्यकर्ताओं की पिटाई करी गई है वो दिखाता है कि इसमें बड़े लोग सम्मिलित हैं और जो इस प्रॉपर्टी को अपना बताता है उसके कैसे लोगों से संबंध है, वो किस तरीके का आदमी है, सारे जग जाहिर, इसको बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और इस मामले को बैठ के सुलझाया जा सकता था, सिविल का मामला था, कोर्ट से इसका फैसला हो जाता, हमको मंजूर था। हमने ये भी कहा कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं इनको बाहर लाया जाए, इनका सत्यापन किया जाए, इनके पास कोई हथियार तो नहीं है उसकी जांच की जाए, ये पहले किसी अपराधों में संलिप्त तो रहे हैं नहीं रहे हैं ये देखा जाए। और ये देखिए फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी का झगड़ा है, तो इसमें 2 के बीच में बात होनी चाहिए। लेकिन ये जो बाहर से अंदर बैठाए हैं यूपी से लाके, इनका तो कोई ना ये उसके रिश्तेदार है ना उसके रिश्तेदार हैं, तो ये कौन लोग हैं जिनको अंदर हथियारों के संग बैठाया गया और पुलिस उनकी मदद कर रही है। अफसोस है कि मर्द तो बाहर खड़े हैं लेकिन महिला कांस्टेबल उनको जरा हटिए भैया, देखिए वो महिला कांस्टेबल खड़ी कर रखी है पहरेदारी में, ताकि कोई, क्योंकि हमारे पास महिला कार्यकर्ता इस समय नहीं है, कोई भी पुरुष वहां जाके उस दरवाजे खोलने की कोशिश ना करे, इसके लिए महिला कांस्टेबलों की ड्यूटी लगाई है। तो ये सातिर दिमाग, हम तो अभी कुछ, देखिए हम तो केवल अभी विरोध कर सकते हैं अपनी बात। मैंने खुद मुख्यमंत्री से बात की, मैंने विनय शंकर पांडे जी से जो उनका सब कुछ देख रहे हैं उनसे बात की, आईजी से भी मेरी मैसेजिंग हुई है, उनसे बात हुई है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का जो रवैया था वो अफसोसजनक है। जिनके छाती में बिल्ले हैं नाम के, वो तो कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसमें आधे लोग ऐसे जिनने अपने बैजेस हटा रखे वो बदतमीजी कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि माहौल खराब हो। हमने ये कहा कि 145 का कर दीजिए, प्रशासन अपना ताला लगा ले, कोर्ट से फैसला हो जाएगा, इनको बाहर निकालें और इन जो यथास्थिति थी वो बना दें, प्रशासन अपना ताला लगा दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात को कहे हुए भी 5 बजे से 11 बज गया है, ठीक है। जिन्होंने लाठियां चलाई मैक्सिमम वही थे, अभी जो रंजीत राव जी से बहस कर रहे थे उनकी भी वही हालत थी, जो मुझसे बहस कर रहे थे उनकी भी छाती में बहस नहीं है। लेकिन शकल थोड़ा भूलेंगे भैया, सरकारें आती है और जाती हैं, आपका काम है कानून को व्यवस्थित करना, कानून की देखरेख करना, जो कानून संबद्ध है उसका पालन कराना। पुलिस का काम ये नहीं है कि प्रशासन सरकार के दबाव में जो है किसी की भी पिटाई कर दे। सोमवार की शाम ग्राम ढिकुली के समीप स्थित कोसी नदी में डूबकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि देघाट निवासी 45 वर्षीय खीम सिंह अपने परिजनों के साथ ग्राम ढिकुली में अपने रिश्तेदारों में आए हुए थे। बताया जाता है कि सोमवार की दोपहर खीम सिंह अपने परिजनों के साथ कोसी नदी में नहाने गए। बताया जाता है कि इसी बीच उनका बेटा नहाने के दौरान जैसे ही पानी में बहने लगा तो अपने बेटे को बचाने के चक्कर में खीम सिंह नदी के बहाव में बह गए। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। एक व्यक्ति खीम सिंह पुत्र दीवान नाम उम्र पर कल कोसी नदी में ढिकुली में नहाते समय एक व्यक्ति खीम सिंह पुत्र दीवान नाम उम्र 45 साल की डूबकर मौत हो गई है, जिसका शव SDRF की मदद से आज सुबह बरामद किया गया है। सबको कब्जे में लेके पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिनांक 13 मई 2025 को CBSE बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं। वहीं धौलछीना के पार्वती कॉन्वेंट में इस बार 10वीं में कुल 14 विद्यार्थी पंजीकृत थे, जिसमें सभी विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। विद्यालय का परीक्षाफल 100% रहा। विद्यालय में कुल 14 विद्यार्थियों में से 6 विद्यार्थियों ने 90% से भी अधिक अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया। संवाददाता हेमंत मेहरा की रिपोर्ट। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। सोमवार को जिला सभागार चंपावत में जनपद अंतर्गत सुरक्षा व्यवस्थाओं हेतु विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों एवं विभागों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए एक विशेष समन्वय बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी नवनीत पांडे द्वारा की गई। बैठक में सुरक्षा एजेंसी और विभागों के अधिकारियों ने आपसी सहयोग और समन्वय के माध्यम से जनपद में सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा की। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।